Hello guys, this is Amitesh Dubey and I'm welcoming you all in our channel Only Civil Service. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, है ना। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज का आर्टिकल है। आपको पता होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑलराइट। इसके पहले 1968 और 1986 में आई थी, है ना। तो 1968 के टाइम पे जो थी हमारी प्रधानमंत्री वो थी इंदिरा जी, और 1986 में जब आई थी 68 में इंदिरा जी थी और 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार थी। अभी आ रही है 2020 में, जो कि मोदी जी का समय है ना। मोदी जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये लगभग 34 ईयर बाद एक पॉलिसी आई है, मच अवेटेड पॉलिसी इसको कह सकते हो आप, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के लेक्चर में लगभग सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ भी छूटेगा नहीं आज के लेक्चर के बाद, है ना। मतलब जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो हमने कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा सा लेट लेक्चर आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लगा। 60 पेजेस का था, 60 पेजेस का था, है ना। तो पढ़ने में टाइम लगा, उसको समझने में टाइम लगा। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही उन चीज़ों का प्रोविज़न क्लियर कट नहीं बताया गया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक पैनल बनाया गया, आपको पता होगा जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है, अगर मान के चलते हैं कोई रिफॉर्म लाना होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी रिफॉर्म लाना होता है किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, है ना। तो उस फील्ड में जब आपको एक तरह से रिफॉर्म लाना होता है तो कमेटी बनाई जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कमेटी बनेगी तो उसका कोई एक चेयरमैन बनेगा। सो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये के कस्तूरी रंगन जी जो हैं, ये चेयरमैन थे किसके, जो पैनल बनाया गया था, या कि जो कमेटी बनाई गई थी, है ना। तो उसको चेयर करने का काम किसका था, के कस्तूरी रंगन जी का। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी थोड़ा जान लो इनके बारे में आप कि ये इसरो के चीफ थे, जो कि अभी प्रेजेंट चीफ कौन है, के सीवान जी, है ना। तो इसके पहले जो बहुत पहले कह सकते हो आप, इसरो के जो चीफ थे वो के कस्तूरी रंगन जी थे ना, ठीक है। इन्होंने जो है दिसंबर 2018 में क्या है अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। और 2019 का इलेक्शन आ गया, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट 2019 के इलेक्शन के बाद जो है अभी 2020 आपको पता होगा, है ना, लगा हुआ है। तो अभी उसको उसके जो इनकी रिकमेंडेशन थी, जो इनके सजेशंस थे, उसके बेसिस पे एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है। ये एजुकेशन पॉलिसी किस किस चीज़ में हेल्प करेगी या किस किस चीज़ को इनकरेज करेगी, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एसेस मतलब होता है कि आप प्रॉपर कांटेक्ट कर सको, है ना, उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ कर सको। एसेस कर सको मतलब आप कांटेक्ट में रहो उस चीज़ के, ठीक है। इक्विटी, यहाँ पे इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी पे जोर दिया गया है। अब मैं आपको इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस बताना चाहूँगा, ठीक है। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल इक्वालिटी मतलब होता है समानता, बराबरी। बराबरी कैसे, अगर मान के चलते हैं, इसमें ये नहीं देखोगे आप कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई भूखा है, तो कोई 10 दिन से भूखा है और कोई 1 दिन से भूखा है, तो आपने जो 10 दिन से भूखा है उसको भी आप 2 रोटी दे रहे हो, और जो 1 दिन का भूखा है उसको भी आप 2 ही रोटी दे रहे हो। लेकिन ये है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। बट इक्विटी का कॉन्सेप्ट जब आता है तो आप क्या करोगे, जो 10 दिन से भूखा है उसको आप 10 रोटी दोगे, और जो 1 दिन से भूखा है उसको आप दोगे 2 रोटी, ठीक है। तो मतलब एक तरह से उसको फेवर करना, जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर है, पिछड़े हैं, है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक उनको क्या करना, एक फेवर देना, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, क्वालिटी भी रहेगी। अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड कर सके, सब सस्ता हो, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होनी चाहिए ना। फिर अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, है ना, कि मतलब कितना काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। सो दिस पॉलिसी इज़ अलाइन टू, मतलब 2030 का एजेंडा है। अब मैं आपको बता दूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी के बारे में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्रिएट किए गए हैं, जो कि सारी कंट्रीज़ को, ना कि इंडिया बल्कि जो भी विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको फुलफ़िल करना है 2030 तक, है ना। तो इसीलिए 2030 तक का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल
एसेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन और एनर्जी, हाउसिंग, ये सब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए गए हैं एसडीजी गोल्स में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है रीनेमिंग द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यार देखो, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दी गई है। ये क्लियर हो गया है ना। फिर बोला जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल, मतलब प्री स्कूल कह सकते हो, स्कूल के पहले का टाइम है ना। तो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब GER की यहाँ पे बात की गई है ना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। GER क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 100 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और 100 बच्चों की स्कूलिंग के लिए कहा जाता है। तो 100 बच्चे पैदा हुए इंडिया में, तो इन 100 के 100 बच्चों को प्री स्कूल से लेके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक कंपल्शन है, मतलब 100% हम एटलीस्ट जो है सेकेंडरी एजुकेशन तक उनको करवाएंगे ही करवाएंगे। सो जब 100% आएगा तो ये भी टारगेट रखा गया है 2030 तक। और मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो मैं बता रहा हूँ, तो हायर एजुकेशन के लिए 2035 का टारगेट रखा गया है, ठीक है। जबकि इसके लिए कितना रखा गया है, इसके लिए रखा गया है आपका 2030, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए 2035 रखा गया है। और यहाँ पे 100% GER का जो है प्रोविज़न है, बट यूनिवर्सिटीज़ में 50% है, ठीक है। आगे अभी डिस्कस करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। यार डिजिटल एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसका मतलब क्या होता है डिजिटल एजुकेशन का, मैं बता दूं। डिजिटल एजुकेशन आपको पता होगा 21st सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है ना, एक तरह से आप कह सकते हो, वो डिजिटल एजुकेशन है ना। तो इसके लिए एक बॉडी बना दी गई है जिसका नाम है द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये एक बॉडी है जो कि क्या काम करेगी, जो कि एक चैनल का काम करेगी विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टू एक्सचेंज दी आइडियाज़, है ना, टू एक्सचेंज दी रिसर्च। मतलब बहुत सारे डेटास को कलेक्ट किया जाएगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर किया जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, डिजिटल एजुकेशन में और भी ज़्यादा क्या रहेगा, एक तरह से क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस होगी, ठीक है। फिर आते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। अब हमने देखा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्कूल पहले डिस्कस करेंगे हम, फिर इसके बाद हायर एजुकेशन डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो स्कूल में हम डिस्कस करते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सो लेट्स बिगिन। सो न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क इज़ टू बी इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग द प्री स्कूल। तो जो प्री स्कूल है, स्कूल तो आपको पता होगा नर्सरी या फर्स्ट क्लास या LKG UKG जो भी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट एक्चुअल में जो प्री स्कूल पे भी जोर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, और आंगनवाड़ी पे भी जोर दिया गया है। मतलब प्री स्कूल में वो लोग जाएंगे जो कि मतलब थोड़ा सा उनके पास पैसे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आज का एजुकेशन महंगा है ना, तो सभी प्री स्कूल में नहीं भेजते। कुछ आंगनवाड़ी जैसे जहाँ भी प्री स्कूल की सेवाएं नहीं होती वहाँ पे आंगनवाड़ी भी भेजे जाते हैं बच्चे, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या डिसीज़न लिया गया है, पहले डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे लेके जो कमेटी बनाई गई थी, और उसके बाद इसमें डिसीज़न लिया गया कि 10+2 का जो ओल्ड सिस्टम है ना, 10+2 मतलब 10th क्लास तक पढ़ो, फिर इसके बाद प्लस 11th और 12th। तो 11th 12th में क्या करना पड़ता था, स्ट्रीम चेंज हो जाती थी, है ना। फॉर एग्जांपल जिसको आर्ट्स लेना है, जिसको कॉमर्स लेना है, जिसको साइंस लेना है, मैथ्स ग्रुप में जाना है, बायो ग्रुप में जाना है, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये जो था 10+2 का सिस्टम था, ठीक है। दिस वॉज द ओल्ड सिस्टम एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिस्टम विच हैज़ 5+3+3+4। सो देयर आर 4 फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो ये 4 फ्रेगमेंट्स में रहेगा, 4 लेवल्स में रहेगा। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि 5+3+3+4 मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को ये डाउट है ना, तो इस डाउट को आज क्लियर करेंगे हम। देखो पहले मैं 5 का बता दूँ आपको, 5 ईयर्स मतलब क्या होता है। तो ये मान के चलते 5 ईयर है, ठीक है। तो 5 ईयर में 3 ईयर जो होगा स्टार्टिंग के, मतलब 3 साल से लेके और आपके
6 साल तक, ठीक है। 3 to 8 5 ईयर का लिखा हुआ है ना, तो इसमें से 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको क्या भेजा जाएगा, प्री स्कूल में भेजा जाएगा, ये आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा, ठीक है। जब वो बंदा एटलीस्ट मतलब पूरी तरह से प्री स्कूल क्लियर कर लेगा तो उसको फर्स्ट और सेकेंड में भेजा जाएगा। तो मतलब 3 साल जो है प्री स्कूल और +1+2 मतलब फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 5 साल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है या फर्स्ट लेवल है, तो ये जो 5 साल का, तो उसमें इस तरह होगा कि पहले जो 3 साल हैं उसमें क्या होगा, प्री स्कूलिंग होगी, और लास्ट के जो 2 साल हैं उसमें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होगा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाता है 5+3 5 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम 3 के बारे में, नेक्स्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास डील कर लिया है ना। अब जो थर्ड वाला है, ये थर्ड ईयर, सेकेंड वाला थर्ड, तो इसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट सेकंड हमने डील कर लिया, थर्ड टू फिफ्थ तक ये 5 साल है ना। तीसरी पढ़ेगा, चौथी पढ़ेगा और पाँचवीं पढ़ेगा, ठीक है। फिर ये जो 3 साल है इसमें कहाँ से कहाँ तक है, ये है 6th to 8th, मतलब 6th 7th और 8th, और लास्ट का जो 4 साल है ना तो इसमें क्या होगा आपका 9th 10th और 11th और 12th। तो इस तरह से बना हुआ है 5+3+3+4। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे की स्लाइड में चलते हैं। आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है। ये न्यू एकेडमिक सिस्टम है, तो इसमें ये आपको पूरी तरह से चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए जो भी डाउट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 60 पेजेस का है। अगर ऑफिशियल जो बना गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिलीज़ की गई है उसको आप पढ़ेंगे तो 60 पॉइंट मतलब 60 पेजेस में है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको बस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 मतलब 5th क्लास तक जो है मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमने देखा था कि बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम या कि इंग्लिश इम्पोज की जाती थी छोटे बच्चों पे, है ना। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी उनके ऊपर इम्पोज की जाती थी। बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी 2020 देयर इज़ द प्रोविज़न वेयर फ्रॉम ग्रेड 5th, आई मीन फ्रॉम स्टार्टिंग टू ग्रेड 5th ऑल द एजुकेशन विल बी ऑन देयर मदर टंग, ऑलराइट। मतलब उनके रीजनल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल कहीं तमिलनाडु में है, तमिल बोली जा रही है ना, तेलुगु बोली जा रही है, या कि मलयालम बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, तो उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है। सो दिस इज़ देयर विल बी नो बैरियर ऑफ ए लैंग्वेज, ऑलराइट, अप टू क्लास 5th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस मतलब होता है सर्वांगीण एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड। तो उसमें क्या होगा, अभी तक हमने देखा था जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था हमको, तो उसमें क्या रहता था, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रहते थे। फॉर एग्जांपल साइंस में आपने 90 मार्क्स गेन किए, 100 आउट ऑफ 90, तो उसमें 90 मार्क्स, मैथ्स में आपने 92, सो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आपने नंबर पाए और वही सीधे सीधे आपने रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड में आपके लिखा होता था। बट अब से क्या होगा कि आपके पीयर ग्रुप कैसा है, आपने होमवर्क कैसे किया है, आपका बिहेवियर कैसा है विद टीचर्स, विद पेरेंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देख के एक होलिस्टिक या कि सब चीज़ों को मिला के, आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसे हो, तो सारी चीज़ों को सम अप करके एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। क्लास 10th to 12th मतलब जो 10th और 12th में आपको पता होगा बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। हमारे अगर MP में देखा जाए तो शायद 5th क्लास में भी होने लगा है और 8th में भी होने लगा है ना बोर्ड एग्ज़ाम। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो 10th क्लास और 12th क्लास में अगर एक तरह से देखा जाए, ब्रॉड वे में देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जो है इसको ईजियर कर दिया जाएगा। तो एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो 10th और 12th में अभी पढ़ने वाले हैं ना, और वो 2 बार भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार एग्ज़ाम देंगे, फाइनल जो बोर्ड है वो 2 बार भी दे सकते हैं। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बॉडी की जनरेशन की बात की गई है कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE है, तो इसको एक तरह से क्या किया गया, बनाया जाएगा, है ना, फॉर्मुलेट किया जाएगा, जो कि ये NCERT के मतलब रिकमेंडेशन से या सजेशन से बनाई जाएगी, है ना। तो ये एक बॉडी की बात की गई है। अब आपको अगर पॉइंट्स देखने हैं तो आप ये पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है, तो इसको एकदम से कॉपी पेस्ट आप कर लो अपने नोट्स में, और ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हायर एजुकेशन की बात करेंगे। ये था ओल्ड स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में होप की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हायर एजुकेशन पे चलते हैं। हायर एजुकेशन इट मीन्स कि 12th के बाद का एजुकेशन, ठीक है, जो कि आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, है ना, MPhil करते हो, फिर PhD करते हो, तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अपने को क्या लेना देना, अपने को उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन की बात करेंगे हम। तो हायर एजुकेशन मैंने आपको बताया था GER, तो वहाँ पे GER क्या था, 100% था, और उसको अचीव करना था 2030 तक। फिर मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन के लिए GER को 50%, मतलब एटलीस्ट जो लोग 12th किए हैं, इंडिया की पब्लिक जो 12th की है, उनमें से 50% एटलीस्ट लोग को क्या करवाना है, हायर एजुकेशन करवाना है। हायर एजुकेशन में वो जाएँ, ग्रेजुएट हो, है ना। सो इस तरह से एक प्रोविज़न है ना, टारगेट है सरकार का, और ये टारगेट है 2035 तक, ठीक है। एट प्रेजेंट में जो हायर एजुकेशन का रेशियो है वो 26.3% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आधा है, अभी जितना हमारा टारगेट है उससे क्या है, आधा ही है एक तरह से देखा जाए। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या था कि फॉर एग्जांपल आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे, ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे। अब 3 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपने पहली साल छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का आपका रिपोर्ट कार्ड आया, आप पास हो गए, लेकिन आपने छोड़ दिया, और रेस्ट ऑफ जो 2 साल बचे हैं उनको आपने नहीं किया, नहीं डील किया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने अपीयर नहीं किया एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी वजह से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देते हो और अगर उसमें आप क्या करते हो, अगर उसमें आप पास हो जाते हो और किसी वजह से आप नहीं कर पाते हो या नहीं कंटिन्यू कर पाते हो अपनी प्रिपरेशन या अपनी एग्जामिनेशन को, पढ़ाई को, स्टडी को, तो आपको एक 1 ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 1 ईयर इस सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है और आप पास हो, ठीक है। आप 10 साल बाद चाहते हो कि आपको रिज्यूम करना है, फिर से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो आपको 2nd ईयर के लिए उस सर्टिफिकेट के बेस पे एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा 2nd ईयर का, ठीक है। आपको वापस से फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ द प्रोविज़न, है ना। तो इसी को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के रूप में देखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे तो जो आप फॉर एग्जांपल आप 2nd ईयर में अगर एग्जिट करते हो, तो 2nd ईयर में एग्जिट करते हो तो आपको एक डिप्लोमा का एक तरह से कागज़ दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3rd ईयर में करते हो तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अभी तक प्रोविज़न क्या था, पुराना सिस्टम क्या था PhD करने का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप ग्रेजुएशन करते थे, फिर इसके बाद आप क्या करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, इसके बाद आप MPhil करते थे, है ना। बिना MPhil किए आपको PhD नहीं दी जाएगी, है ना। फिर इसके बाद आप लास्ट में क्या करते थे, PhD, ठीक है, लास्ट में आप करते थे PhD का, ठीक है। तो लास्ट में आप करते थे, बट ये जो MPhil वाला है ये भी लगभग 2 साल लग जाते थे, तो PhD करने में बहुत टाइम लग जाता था। इसकी वजह से क्या था, बहुत कम लोग PhD करते हैं। आपको भी पता है कि यार देखा जाए तो सिटीज़ में बहुत कम मिलते हैं PhD वाले। अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो अगर आप गिनोगे तो बहुत कम PhD होल्डर्स रहेंगे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि ये जो बीच का MPhil है इसको हटा दिया है ना। आप डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन हो के आप डायरेक्ट सीधे PhD पे आ सकते हो ना। अब आपको MPhil देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन का पूरा एक तरह से आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप पॉज करके पूरे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। कभी आपको ऐसे में लिखना हो फॉर एग्जांपल, और या कि पॉइंट्स में लिखना हो तो आप लिख सकते हो ना। ये डिजिटल ड्राइव के बारे में है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, डिजिटल एजुकेशन के बारे में। जो नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है उसी के बारे में और डिटेल्ड वे में है, तो आप इसको भी देख सकते हो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन
एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल आईआईटी थी, आईआईएम थी, तो इनमें क्या था कि एक सिंगल ओरिएंटेशन था। फॉर एग्जांपल आईआईटी है ना, तो आईआईटीज़ में क्या रहेगा, सिर्फ बी करवाया जाएगा और उसमें कोर सब्जेक्ट लिए जाएंगे, है ना, मैथमेटिक्स, एरोनॉटिक्स, तो मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, तो उन्हीं को बस डील किया जाएगा। बट अगर किसी को उसके साथ हिस्ट्री पढ़ना था, सो हिस्ट्री वॉज नॉट अवेलेबल, है ना। तो ये सिस्टम था हायर एजुकेशन में, मतलब हायर इंस्टीट्यूट में। बट अब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना, उससे बीटेक कर रहे हो अगर आप, तो बीटेक कर रहे हो तो आपको मैथ्स के साथ साथ अगर आप लिटरेचर के बारे में भी पढ़ना चाहते हो, है ना, उसके बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हो, सो दैट सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इन हायर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी कॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। तो इसका मतलब ये होता है कि लगभग अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, या कि आप कह सकते हो ये सब फ्यूचर्स के प्लान है यार, 2030 ऐसे प्लान बनाया है सरकार ने। आपको बताया है मैंने SDG गोल्स के बारे में, जो है 2030 तक सारी कंट्रीज़ को क्या करना है, फॉलो करने हैं या कि अचीव करने हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो अचीव करने हमको फ्यूचर में, मतलब ऐसा आप चाहोगे कि जादू की छड़ी घुमाया और एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेंटली जो अभी इंडिया में जो एजुकेशन में इंडिया खर्च कितना करती है आपको पता है? जो इंडिया का टोटल GDP होता है, अब आपको GDP के बारे में मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर चाहे फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, या कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी जो भी कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन है, जो भी होता है, जो भी प्रोडक्शन होगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपये, ठीक है, इंडिया से कमाए गए, इस इंडिया की धरती से, तो ये इंडिया के 100 रुपये, ये जो है ना, तो ये क्या है, GDP है इंडिया का। तो टोटल 100 रुपये का 4.6%, मतलब 4.6 रुपीज़ किस में जाएगा, एजुकेशन में अभी तक जाता था। बट अब क्या होगा, ये GDP 6% तक मतलब बढ़ाया गया है, तो है ना, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम पॉइंट्स हैं, फिर से रिपीट किए गए हैं, आप फिर से देख लीजिए आप, मैंने और भी तरीके से पॉइंट्स को बनाया गया है, ठीक है, बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप करने की बात की गई है, एक सिंगल बॉडी सेटअप करने की बात की गई है। इसके बारे में मैं बता दूं, अभी तक बहुत सारी बॉडीज़ थी, डिफरेंट वेज में जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक तरह से रेगुलेशन जो था, तो वो सेटअप करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर नहीं थे, है ना, मतलब बहुत सारा एक तरह से हौच पौच तरीके से कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से रश था। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, एक तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया है, सेंटर वे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जो कि पूरी बॉडी का एक सिंगल एक तरह से अम्ब्रेला टाइप की बॉडी होगी, जो कि पूरी तरह से सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी। इसके अंडर में 4 छोटी छोटी बॉडीज़ बना दी गई हैं फॉर डिफरेंट पर्पज।